कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा या जो सेक्शन है बिहार पुलिस का, और वह सेक्शन में क्या हम लोग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। और उस मैथ में हम लोग वैसे मैथ को पढ़ते हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड, कौन कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसा लेवल है, वो सारे लेवल को हम लोग देख रहे थे। आज उसी लेवल पर चर्चा करने वाले हैं, उसी कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। यदि इस तरह का हम लोग लेवल कुछ और पढ़ लें, 50 या 60 सेट वाले लेवल को अगर हम देख लेते हैं, तो उम्मीद नहीं विश्वास है कि हमारा जो लेवल है एग्जाम का वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से फिट होंगे, तैयार होंगे। तो आइए पूरी तरह से मेरे साथ बने रहें। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें, ताकि पूरी तरह से मैं एनर्जी फुल हो सकूं और अपनी बात को आपके सामने रख सकूं, एक अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब मेरी बात को समझें। सबसे पहली बात है मेरे भाई, ये सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये कहने वाला हूं कि अब हम लोग अपने मैथ के रुख की ओर चलते हैं, अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन रह गया था उस पर भी चर्चा करेंगे, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ों पर मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्लास का मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि वह क्वेश्चन का लेवल क्या है। वो सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि आज के क्लास का हम लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। ठीक है, यदि कह रहा है मेरे भाई, यदि किसी वृत्त है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 38.5 क्या है, सेंटीमीटर है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त का 38.5 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि पूछ रहा है। ठीक है, परिधि बराबर जो है वाट है। भाई मेरे आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 38.5 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो है इस आकृति का होता है। कहने का मतलब होता है वृत्त क्या है, इसका आकृति। और परिधि उसे कहते हैं कि जिस पॉइंट से शुरुआत होती है वही पॉइंट आकर मिलती है, तो उतना जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि के नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। और परिधि के लिए आप लोग जानते होंगे कि वृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है मेरे भाई। क्या होता है कि वृत्त में परिधि के लिए 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसके लिए एरिया के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। इतनी बात तो समझ गए, जहां आर जो है वृत्त का त्रिज्या के नाम से है। ये सारी कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुए है, भाई मेरे एज बराबर जो है 38.5 सेंटीमीटर है, इसका दिए हुए। ऑलरेडी ए के लिए फॉर्मूला क्या हम लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 38.5 है। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में 10 आएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर हो गया, यानी 385/10 हो गया, है ना। अब यदि कटता है तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। पता ही चले 11 दूनी 22, 11 तिया 33 होता है। 11 तिया क्या होता है, 33, यहाँ 38 है तो ये आपको 5 इसमें बच गया, 5 5 हो गया 55, 11 5 क्या हो गया, 55 हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब जब 55 हो गया तब हम देखते हैं क्या कि आर स्क्वायर बराबर मेरे भाई 35 हो गया। ये डिवाइड में है, उस साइड में जाएगा तो ये मल्टीपल में आएगा, आएगा ना। अब बाकी ये क्या हो गया, ये आपका 10 हो गया मेरे भाई, इधर हो गया, और ये 2 जो था मल्टीपल में था, नीचे आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। इतनी अरेंजमेंट को तो समझ गए। ये चीज खेल कैलकुलेशन का, बाकी कोई टेंशन नहीं। जब ये चीज को समझ गए मेरे भाई, तो आइए हम लोग डील करते हैं। क्या डील करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 5 दूनी 10 होता है, 5 सते 35 होता है। ऊपर में 7 मल्टीपल 7, नीचे में 2 मल्टीपल 2, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसलिए आर बराबर क्या होगा मेरे भाई कि ये पूरे के अंदर क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा ये, और ये 2 मल्टीपल 2, हर 2 जोड़ा का एक बाहर निकलता है। वर्गमूल का रूल तो आपने जानते होंगे। तो पता ही चला कि 7/2 जो आया इसका, इस पूरे परिधि का त्रिज्या कितना आया, 7/2। आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि इसका परिधि ज्ञात करना है, इसका परिधि। तो परिधि के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 पाई आर, 2 पाई आर। और 2 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और आर अभी हमने प्राप्त किया मेरे भाई कैलकुलेशन मेथड से 7/2।
7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, इसका आंसर हो गया 22 सेंटीमीटर, यानी इसका परिधि आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही उस क्वेश्चन का जवाब था। मुझे उम्मीद है कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन का जो लेवल होगा मेरे भाई, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यही लेवल होगा, इससे कुछ भी हटके नहीं है। यदि ऐसा कंसेप्ट आपको मालूम है कहाँ से चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, रास्ता कहाँ जाना चाहिए, तो आप समझिए कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान है, कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं। किसी भी तरह का आपको मैं मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखने जा रहे हैं? 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन 2 कहता है मेरे भाई, क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है कि 15,000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया है और 15,000 रुपया का 15,000 रुपये का क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का CI और SI, ये दोनों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है मेरे भाई, ये SI क्या है आपके सामने जो है, SI है 96 रुपया है। कितना रुपया है? 96 रुपया। ठीक है, CI और SI 96 रुपया है। तो ब्याज, क्वेश्चन कह रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी रेट पूछ रहा है, यानी R का चर्चा कर रहा है। दर क्या है? ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? भाई मेरे, मैं ये क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी ना लिख के वर्डे में लिख दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन का हिंदी वर्ड है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर माइनस का साइन, इसलिए आप हिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं कि 15,000, क्वेश्चन ऐसे था कि 15,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये लास्ट का पॉइंट का मतलब मेरे भाई कि ये R खोज रहा है। ये क्या खोज रहा है? R खोज रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गया। ऑलरेडी आपके सामने सबसे पहला जो टाइम दे रखा है मेरे भाई, वो 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर 1500 रुपये का, यानी आपका जो पूंजी है, जो मूलधन है, वो 15,000 रुपया है और इसका अंतर क्या है? 96 रुपया है। तो याद रहे, पूरी तरह से आप अपने माइंड को ओपन कर लीजिए और मैं जो बताने जा रहा हूँ ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री माइंड होगा ऑलवेज के लिए, कि जब भी ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो और टाइम वहां पर 2 वर्ष है मेरे भाई, टाइम वहां पर क्या है? 2 वर्ष हो, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम आसानी से रेट को ज्ञात कर सकते हैं। याद रहे, उस फॉर्मूला का नाम है कि R/100 और √100 या होता है D बटा क्या होता है? P होता है। √100 D बटा P होता है। इतनी बात तो समझ में आया। √100 D बटा क्या होता है? P होता है। मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपको, यदि आपको टेंशन लग रहा है तो मैं एक बार फिर से बात बताना चाहता हूँ कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर की बात हो, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर की बात हो, यानी अंतर दिया हुआ रहे मेरे भाई, तो और वर्ष 2 वर्ष हो, तो उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है R/100 इज इक्वल टू √100 D बटा T, R/100 इज इक्वल टू √100 D बटा P, R/100 इज इक्वल टू √100 D बटा P, जहां जो D जो है वो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को दर्शाता है। ये D का जो काम है कि 2 वर्ष एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI और जो है SI, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को अंतर को बताता। कौन? ये D, इसीलिए हम लोग कैपिटल D से इसको इंडिकेट किया जाता है। अब P जो है आपका मूलधन हो गया, जो आप पूंजी लगाते हो उसको हम लोग P कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि यह फॉर्मूला यदि आप अपने माइंड में लॉक कर लेते हो, तो कहीं पर 2 वर्ष का टाइम हो और चक्रवृद्धि और साधारण से के अंतर के बीच की बात हो, तो यही फॉर्मूला के सहायता से हम, यदि R दिया हुआ है तो हम लोग उसके अंतर को
भी ज्ञात कर ले सकते हैं। यदि ये R और D दिया हुआ है तो उसके सहायता से P को इंडिकेट ज्ञात कर ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना। अब आपका काम क्या है मेरे भाई कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। R ऑलरेडी ये मांग रहा है तो इसलिए R को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, R/100 कर दिया, इतना कर दिया। अब देखते हैं क्या कि D का जो है अंतर की बात है, D जो है 2 वर्ष में अंतर, तो ऑलरेडी कितना है 96, इतना रहने देंगे। और P जो है 15,000 है ना, P कितना है 15,000 है। आप जान रहे हैं मेरे भाई कि R जो है क्या है कि यहाँ पर 96 है और ये 15,000 है। रूट जब इक्वल की इस साइड आएगा तो ये सभी को वर्ग में कर देगा, यानी R² हो जाएगा और 100 पहले 1 ठो था तो अब कितना हो गया 2 ठो। इतनी बात तो समझ में आया। अब जो इधर आ गया इक्वल के साइड, सिर्फ बेचारा अकेला जो है खुला रह गया 96/15,000। इतनी बात तो समझ में आ गया। कहने का मतलब कि जब रूट हटता है, जब रूट हटता है तो इक्वल की इस साइड में आता है, तो वहां पर साइड वाले जो भी डिजिट, जो भी संख्या, जो भी नंबर होते हैं उस पर वो पूरी तरह से माथे पर 2 होता है, पावर में 2 चढ़ जाता है, यानी उस पर स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर होता है तो पहले R ए अकेला था, अब R के पावर 2 हो गया। उसी तरह से 100 अकेला था हर में, अब 100 डबल हो गया। इतनी बात समझ में। अब इधर ही बेचारा बिल्कुल जो है एकदम बंडा हो गया, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, इस पर जो बोझ था माथे पर से हट गया। जब इतनी बात आप समझ गए मेरे भाई, तो अब क्या देखते हैं कि 1 2 3 1 2 3 इतनी बात तो हो गया। अब R² बराबर क्या है कि 96 है मल्टीपल 10 है, अब बटा जो है यहाँ पर क्या है 15 है। इतनी बात भी समझ में आ गया, बटा क्या है 15। अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 32 से 96। इतनी बात तो समझ, 3 3 3 दूनी 6। आपके सामने ये 64 बचा और यहाँ पर R² बराबर क्या है मेरे भाई 64 आया, इसलिए R बराबर क्या है कि अब ये √64 हो गया। इतनी बात तो, इसलिए R बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है। तो हम प्राप्त कर लिया जो हमें चाहिए था, यानी जो क्वेश्चन हमसे चाह रहा था, जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा था, मैंने उसका रिजल्ट लिया आया कि यहाँ पर R का वैल्यू कितना आया 8 है, यानी दर जो है इस क्वेश्चन का जो वार्षिक दर है वो 8 है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। यदि आपका ऑप्शन के साथ ऐसे क्वेश्चन देगा आपके एग्जाम में तो आप 8 पर जो है टिक आउट कर लें पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। याद रहे कि 2 वर्ष के लिए हमेशा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो तो उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता, सूत्र होता R/100 = √100 D/P। बस यही कंसेप्ट को यदि माइंड में आप लॉक कर लेते हैं तो समझिए आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए इसे मैं अब हटाता हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या उसे हम लोग देखने जा रहे हैं। वह क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, मेरे तरफ से आप अपने ध्यान को हटाएं नहीं, क्योंकि ये जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप ये नहीं समझो कि ये बिहार लेवल एग्जाम के लिए ही है, कहने का मतलब बिहार पुलिस के लिए ही, बल्कि और भी इससे अपर एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पाँच जो है, कहने का मतलब 5 अवलोकन का x + 2 इतना और इतना का औसत मान 11 है तो x का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि यदि 5 संख्या के रूप में हैं, संख्याओं जो है x है, x + 2 है मेरे भाई, और x + 4 है, उसके बाद जो है x + 6 है और x + 8 है, x + 8 है। ठीक है, का औसत मान 11 है। ठीक है, औसत मान कितना 11 है, तो x बराबर वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जो है समझने वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए समझते हैं ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। भाई मेरे क्वेश्चन है, यदि 5 अवलोकन या 5 संख्या है जो x है, x + 2 है, x + 4 है, x + 6 है, x + 8 के रूप में है, और यदि इस सभी का औसत जो है 11 है तो इसका x का वैल्यू ज्ञात करें। भाई मेरे औसत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका अगर इंग्लिश वर्ड पर हम जानते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में एवरेज के नाम से जानते हैं, और एवरेज वो दर्शाता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी संख्या या कोई भी आंकड़ा दिया हुआ रहता है तो
तो डाटा दिया रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जितने भी डाटा होते हैं सभी डाटा को हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद सभी डाटा को हम लोग गिनती काउंटिंग कर लेते हैं, उतना से भागा देते हैं। कहने का मतलब मेरे भाई कि यदि मान लिया जाए 5 है, 10 है और इसका क्या है 13 है, ठीक है, तो इन सभी का बोलेगा एवरेज के लिए, तो हमारा रूल ये एवरेज का कहता है सभी को जोड़ दो और कितना है 1, 2 और 3 है, 3 है तो 3 से डिवाइड कर लो। यही एवरेज का फॉर्मूला होता है, यही एवरेज का जो है समझने वाली बात होती है। तो उसी तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 5 अवलोकन है, 5 जो संख्या जो संख्या इस रूप में है, तो यहाँ पर बताना है कि इसका यदि पूरे का औसत मान ऑलरेडी 11 है या औसत मान दे दिया है, तो इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें x का क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे जो है अगर फर्स्ट मेथड देखें तो फर्स्ट मेथड ये कहता है, यदि हम मतलब 9th और 10th वाले कंसेप्ट पर जाएं मेरे भाई, तो 9th और 10th का कंसेप्ट ये कहता है सभी डाटा को जोड़ दो, सभी डाटा को क्या करो, जोड़ दो। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन देखते हैं वेरिएबल को, तो 1x 2x हो गया, 1 और 1 जुटा 2x 2x 3x 3x 4x हो गया, 4x कितना हो गया 5x हो गया, यानी x की संख्या कितना हो गया मेरे भाई 5x हो गया। और बाकी जो बचा ये आपको 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, ठीक है। या हम लोग इसको आसानी वे में और थोड़ा सा यदि आपको समझने में मुश्किल होता हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, सबसे पहला संख्या तो x है, दूसरा है x + 2 है मेरे भाई, उसके बाद तीसरा संख्या क्या है तो x + 4 है, तो हमने x + 4 दिया, इतनी बात तो समझ गया। ये चौथा संख्या x + 6 है मेरे भाई, और उसके बाद है x + 8 है, ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अब बटा इतना ही तो है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ तक दूसरा है, यहाँ तक तीसरा है, यहाँ तक चौथा है, यहाँ तक पांचवा है। पूरे संख्या का काउंटिंग करें तो 5 संख्या है, इतनी बात तो समझ गया। एवरेज का मतलब होता है सभी को जोड़ के जितना संख्या उससे भागा दे दो, एवरेज का सूत्र होता है, एवरेज की गुण होती है। तो वहां पर आप देख रहे हैं 1x हो गया, 1x 2x हो गया, 2x 3x हो गया, 3x 4x हो गया, 4x 5x हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि 5x लिख दिया, इतना जोड़ दिया। अब x वाले का काम तो कर लिया, यानी x में जितना था इसको तो हमने काम खत्म कर दिया, ये सभी को हमने जोड़ दिया। अब आपके सामने डिजिट का मान बचा जो 2 के रूप में, 4 के रूप में, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 कितना है मेरे भाई 20 है। अब बटा कितना है 5 से, इतनी बात तो आप कर लेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन में चर्चा दे दिया कि सभी का जो औसत आएगा वो 11 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिया 11 लिख दिया। यहाँ तक तो समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई मेरे यहाँ पर क्या करते हैं हम, ऐसे बेस में कैलकुलेशन मेथड इस वे में हम नीचे कुछ ना तो बटा 1 करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जब 5 को 11 से करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 55, और इस तरह से 5x में 1 से गुना करेंगे तो ये होगा 5x, कोई इसकी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस हो गया ये, और 20 में 1 से गुना करेंगे 20 हो गया। इतनी तक तो आप समझ गए कंसेप्ट में। जब ये समझ गए तो ये 55 है। अब ये क्या करें कि x वाले टर्म को एक साथ रखें इक्वल के, और विदाउट x वाले टर्म को इक्वल के इस साइड रखें। अब ये 55 है, ये पॉजिटिव में 20 है मेरे भाई, इस साइड इक्वल के आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x होगा। इतनी बात भी आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो 55 में से 20 को भी घटा के समझ जाइए। 5 हो गया इधर, और 5 में 2 गया 3 हो गया, ये हो गया 5 इधर हो गया, ये 35 हो गया, ये 5x। इतनी बात भी समझ गए। जब इतना समझ गए तो आगे भी समझिए। 5 7 क्या होगा 35, यानी x बराबर कितना आया 7 आया। यहीं तक तो बात कहता है। जब x का मान 7 कह रहा तो यही तो आपसे क्वेश्चन चाह रहा, और यही तो इसका रिजल्ट होगा कि x का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। अब यदि आपको किसी तरह का कोई टेंशन है तो आप जहां जहां x दिखे वहां वहां इसके 7 को वैल्यू को आप रख दो, तो ये और 5 से भागा दीजिएगा, तो ऑलरेडी इसका आंसर जो औसत आ जाएगा वो 11 आ जाएगा। तो अब आप यदि किसी तरह कोई डॉट है तो ऐसे करके भी देख सकते हैं। यदि 2 टर्म तो हम समझ गए, चेक करने के लिए भी समझ गए, बनाने का रूल भी समझ गए, लेकिन एक कंसेप्ट आपको ऐसा है वहां पर जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जल्दबाजी मात्र 1 सेकंड में इसके आंसर को बता सकते हैं। अब कैसे वो भी आप मेरे से समझ लो। भाई मेरे यहां पर जब इस तरह का आपको अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में दिए रखा हो और औसत का बात का चर्चा हो, औसत का वहां पर रिपीट की बात हो, तो वहां पर रूल ये कहता है कि यदि विषम हो
तो बीच वाला पार्ट उसका औसत होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? मैं नहीं समझ में आया तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक से एक पद, दो पद, 3, 4, 5 है, तो 5 का बीच वाला पॉइंट 2 इधर से और 2 इधर से, तो बीच में सपोर्ट तो x+4 है ना, x+4 है बीच में। इतनी बात तो समझ गए। तो इसका एवरेज जो होगा, इसका एवरेज जो हो गया मेरे भाई x+4 हो गया। ऑलरेडी चर्चा दे दिया था कितना है डिजिट के रूप में, 11 है, इसलिए x बराबर 11 - 4 बराबर 7। कितना आसानी वे में ज्ञात कर लिया, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यदि इस रूल में आपको आता हो तो जल्दी कैलकुलेशन मेथड है तो इस रूल में भी बना सकते, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यदि ये प्रोसेस आपको मालूम है, ये ट्रिक आपको मालूम है, तो काफी आसानी वे में 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर में आप जो है आंसर के पास चले जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ भी ना करना। यदि विषम और अलजेब्रिक बात हो, औसत का चर्चा हो, तो हम लोग बीच के वाले पार्ट को उठा लेते हैं और जितना औसत दे रखा होता है उतना इज इक्वल कर देते हैं। फिर आसानी से वेरिएबल राशि x और y के रूप में यदि कुछ भी रहता है तो हम उसका मान आसानी वे में ज्ञात कर ले सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन को भी आसानी वे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल जो है गाड़ी में बैठे रहें, इधर उधर नहीं जाए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको हम लोग समझते हैं। आज जितना भी मैं बताऊंगा वह एक बेसिक कंसेप्ट होगा, और ऑलरेडी मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं एग्जाम में, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जितना क्वेश्चन पर, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं होने देगा। कह रहा है कि 22/7 मानक एक संख्या है। 22/7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे भाई, 4 है। 22/7 मानक एक संख्या है, मानक एक संख्या है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मेरे भाई कि वो परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन है मेरे भाई कि वहां पर दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो अपरमेय संख्या है, अपरमेय है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जब जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन वहां पर देखें काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और डी जब जाएंगे तो नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 22/7 है जो बटा के रूप में है, p/q के रूप में हो, तो मैं बता रहा हूं कि परमेय का डिफिनेशन जो होता है मेरे भाई, वो p वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कंडीशन को यदि फॉलो करता है तो वह दी गई संख्या परमेय के रूप में हो। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो हम देखते हैं कि p/q के रूप में है 22/7, तो हम कह सकते हैं कि यह जो है परमेय के रूप में है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये 22/7 जो है, हमने 8वां क्लास 7वां क्लास में जब हम लोग लैंग्वेज पर आधारित मेंसुरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर एक कंसेप्ट इसका यूज होता है पाई। ठीक है, तो पाई का मान जो होता है वो 22/7 है। ठीक है, पाई का मान एक बटा के रूप में 22/7 होता है, और एक मान और होता है 3.14 के रूप में होता है। लेकिन यदि आप पाई पूछे, पाई जो है एक साइन है, एक चिन्ह है, तो ये पूछे तो ये आप याद रखें मेरे भाई, अपरमेय संख्या। ये क्या है? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय और परमेय में डिफरेंट क्या होता है कि परमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, और अपरमेय संख्या जो रूट के अंतर्गत जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए √3 है, तो आप इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो पूरी तरह से बाहर ना आएगा, ये बिल्कुल जो है अंदर जमा रहेगा, पॉइंट के रूप में आएगा, और ऐसा पॉइंट आएगा जो बिल्कुल एंड ना होगा, आते रहेगा। तो वैसे प्रोसेस में हम लोग अपरमेय के श्रेणी में रखते हैं। अपरमेय उसे कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया रूट के अंदर 64 भी है, लेकिन 64 जो वर्गमूल के रूप में 8 के रूप में आता है। 8 जैसी बाहर आया मेरे भाई, वो अकेला आया, लेकिन बटा में 1 दे सकते हैं, यानी हम p/q के रूप का शकल का है, तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो परमेय के श्रेणी में है। अब यहां पर यदि आपको प्रॉब्लम होगा q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि यदि मान लिया कि ऊपर 1 कोई पूछे परमेय है क्या परमेय, तो आपका आंसर परमेय। ठीक है, लेकिन 1 यदि 0 दे दे तो यहां पर यह क्या होता है कि यहां पर किसी भी मतलब संख्या हो या अंक के नीचे 0 आ जाता है बटा के रूप में, तो वो इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसी वे में हम लोग रूल कहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में q बराबर की जो है 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इतनी बात तो समझ गए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा, परमेय संख्या 22/7 है, और ये पाई जो है अपरमेय संख्या। ये क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों के सामने 4 भी एंड हुआ।
किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन के रूप में आपका रहेगा और वो ऑप्शन को आप आसानी से समझ के टिक आउट कर लें ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। 5 हो गया, 6 के पास अब हम लोग आ रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, औसत आज एवरेज पर आधारित कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है इसलिए आपको पूरा कंसेप्ट बता देता हूं। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, क्या कह रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है, n स्क्वायर, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा कह रहा है मेरे भाई n संख्या, अब m से n के पास आया, तथा n संख्याओं का औसत n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर भाट। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, m है तो n स्क्वायर के रूप में, n है तो m स्क्वायर के रूप में, तो बताना है कि m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा। भाई मेरे, मैंने बताया था कि एवरेज पर आधारित प्रॉब्लम जब भी रहे तो वहां पर जितना डाटा होता है जोड़ के उतना डाटा से डिवाइड किया जाता है, ये रूल कहता है। तो m संख्याओं का औसत का n स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं कि m गुने n स्क्वायर, या कैसे लिख सकते हैं, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है जो मेरे भाई कि सम ऑफ नंबर जो होता है, सभी संख्या को जोड़ देते हैं और डाटा ऑफ नंबर जितना नंबर होता है उससे भागा देते हैं। तो उसके कंसेप्ट में ये रूल होता है, एवरेज गुने जो होता है उससे गुना किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गया, युग्मों की संख्या से किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि m गुने n स्क्वायर हो गया और प्लस जो आगे देखते हैं कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो n गुने क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जितना से पूछ रहा हो उतना से कुछ भी ना करो मेरे भाई, इससे सिर्फ डिवाइड कर दो। इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एग्जांपल ये होता है 10 संख्याओं का औसत क्या होता है, 10 से भागा देते हैं। 5 संख्या का औसत होता है तो 5 से भागा देते हैं। कोई इसी तरह से m और n के रूप में था तो हमने m प्लस n के रूप में ही उसी से डिवाइड किया। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ना हुआ। जब प्रॉब्लम ना हुआ तो आगे का रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे भाई मेरे, m n स्क्वायर n m, यानी आप देखें कि हर हाल में दोनों में वह जो कॉमन जो है अलजेब्रा, वह जो कॉमन जो आपको दिख रहा होगा m और n, क्या m n, तो हम क्या करें कि m n कॉमन लेने, m n क्या करें यहाँ से, m और n को क्या करें मेरे भाई, कॉमन लेने। तो इसमें बच गया n बच गया और इसमें m बच गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। और नीचे में मेरे भाई m प्लस n है, नीचे में क्या है, m प्लस n। अब यहाँ पर गुना के रूप में इससे ये कट गया, आपका आंसर जो आया ऑप्शन के हिसाब से m और n, यानी m गुने n जो ऑप्शन होगा उसी को आप आसानी वे में टिक आउट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रोसेस कैसे किया आप जान रहे हैं कि एवरेज का जो सूत्र होता है खरी क्रॉस मल्टीप्लाई आगे पीछे किया, वहां से इसका सहारा लिया और ये एवरेज की बात थी तो यहाँ पर जोड़ दिया, सभी को जोड़ के उतना टर्म से भागा, मैंने उतना टर्म से डिवाइड किया m प्लस n से, तो पता ही चला कि इसके आंसर पास पहुंच गया mn। ठीक है, उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपके सामने कंप्लीट हुआ, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, आप एक मिनट भी मेरे से बिल्कुल भी नज़र ना हटाएं, क्योंकि आज आपको एक अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। उम्मीद है कि मैथ से डर जो है मेरे भाई आपको बिल्कुल टेंशन फ्री कर दूंगा। एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर है। कह रहा है कि एक आयताकार हॉल है, इस तरह से है, जो ए के रूप में, बी के रूप में नामकरण दे देते हैं, सी और डी है। एक आयताकार हॉल है, ठीक है, और उसकी लंबी भुजा 24 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई होता है, तो ऑलरेडी जानते हैं आयत की सबसे लंबी भुजा जो होती है उस वेज में लंबाई और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो लंबाई होती है। लंबी भुजा जो है 24 मीटर है, लंबी भुजा क्या है मेरे भाई, 24 मीटर है, इतना कर देंगे।
ठीक है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है। इसका विकर्ण ये हो गया, ठीक है, इसकी विकर्ण की लंबाई कितना है, 26 मीटर है, ये 26 मीटर है। इतनी बात समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एरिया बराबर भाग। मैंने इस लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को लिखा ना, बिल्कुल आपके फिगर के माध्यम से ही मैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता वो बता देना चाहता हूँ। भाई मेरे क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार हॉल है जिसकी लंबी भुजा 24 मीटर है और उसकी विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है कि उसका एरिया क्या होगा उस आयताकार का। तो सबसे पहले जो चीज बताना होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे पहला आपका मतलब क्या होता है, प्राथमिकता ये होता है कि खाना किस चीज पर बने और खाना में क्या क्या चाहिए जो खाना आसानी वे में बन जाए। तो उसी तरह से ये एरिया जब पूछ रहा है तो एरिया में क्या चाहिए, तो आपका आंसर होगा मेरे भाई कि एरिया में जो है लंबाई और चौड़ाई चाहिए। यानी हम कहते हैं कि आयत का एरिया के लिए जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। इतनी बात समझ गए। अब यहां पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी चर्चा किया है लंबाई का, तो यहां पर चौड़ाई का तो नामो निशान नहीं, यानी चौड़ाई इसमें दिख ना रहा। अब हम चौड़ाई को कहां से लाएं, या टॉर्च से खोजें या बिल्कुल जो है वहां पर क्या करें, लाइट जलाएं। तो वहां पर टेंशन होगा कि ये चौड़ाई है कहां, आखिर इसको तलाश कैसे किया जाए। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं भी आपके साथ उस चोर को खोजूंगा जिस चोर का नाम चौड़ाई है। तो आइए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखा एक सपोर्ट मेरे मिल रहा है मेरे भाई कि इसका विकर्ण दे रखा है, और हम एक रूल ये जानते हैं कि आयत का जो है यह प्रत्येक भुजा जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं मेरे भाई कि वहां पर देखते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने क्या हो गया, कर्ण हाइपोटेनस हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। और इसके सामने ये जो हो गया इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। अब बाकी जो हो गया ये परपेंडिकुलर, ये भाट है, ये मालूम नहीं करना, ये मालूम नहीं है मुझे। यदि हम किसी तरह से P का वैल्यू यानी CD का मान ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई, तो पता ही चलेगा इसकी चौड़ाई की मालूमात हो गई। और जब चौड़ाई को मालूम कर लिया तो ऑलरेडी L तो मालूम है, ये है, चौड़ाई पुट कर देंगे तो आसानी से आंसर को हम लोग शूट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। आइए देखिए हम लोग चौड़ाई कैसे ज्ञात करने हैं। तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मेरे भाई, अब प्लस जो होता है आधार का स्क्वायर होता है ना। ये सूत्र होता है, पाइथागोरस ने ये सूत्र दिया जो हम लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया, उनके ये बताए हुए तरीका। अब कर्ण के रूप में 26 है मेरे भाई, 26 फुट कर देंगे, और लंबाई के रूप में कितना है तो 24 है मेरे भाई, 24 फुट कर देंगे। और आधार तो चाहिए, यानी जिसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, ठीक है, ये आधार तो चाहिए। आधार का स्क्वायर कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और आधार यदि इसका हम लोग जो है लंब का कर्ण का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा आप समझ लें, लंब का स्क्वायर तो लंब तो हो गया CD मेरे भाई, लंब क्या हो गया, CD हो गया, यानी CD का स्क्वायर हो गया, और इसका आधार BC है और BC का वैल्यू 24 दिया हुआ, तो यानी 24 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से नामकरण कर लेंगे ताकि कोई टेंशन ना हो। 26 का स्क्वायर जो होता है मेरे भाई वो 25 का 676 होता है। क्या होता है, 676। और ये CD का स्क्वायर हो गया, और ये 24 का स्क्वायर आप पढ़ेंगे तो 576 होगा। कितना होगा, 576। अब 676 माइनस क्या करेंगे, 576, और ये हो जाएगा CD का स्क्वायर। अब 6 में से 6 गया मेरे भाई 0, 7 में 7 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, यानी CD का स्क्वायर बराबर इतना। तो CD बराबर जो हो जाएगा √100, यानी ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 10। और CD का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर हुआ, और ये CD जो है इस फिगर में जो चौड़ाई का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, चौड़ाई का। तो इसलिए क्या होगा मेरे भाई, एरिया बराबर L गुने B जो होता है, और L का वैल्यू 24 है और B का वैल्यू यानी CD जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसको हम लोग इसके लिए परपेंडिकुलर था, इसका हम लोग चौड़ाई मालूम किया, ये आपके सामने 10 है तो पता ही चला 240 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हम लेवल को, क्वेश्चन को आसान कर देंगे और आंसर के पास आसानी वे में पहुंच जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन में किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। काफ़ी अच्छे मेथड से मैंने खोज दिया कि B तक कैसे पहुंचना है, इसके चौड़ाई तक, तो वहां पर पाइथागोरस टर्म का यूज़ किया, और आसानी से कर्ण, और आपके सामने जो है बिल्कुल जो है इसके लिए कर्ण और आधार दिए हुए था,
तो हम लोग क्या देखा, कर्ण और आधार दिए हुए था, तो हम लोग आसानी वे में वहाँ पर पहुँच गए। 1 मिनट, कर्ण का स्क्वायर हो गया, आधार तो इसका BC है, तो अच्छा ऐसा करें, आधार तो इसका BC है तो BC हो गया इसका, लंब तो हुआ। ठीक है, इस तरह से हम आसानी वे में बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप देख लें अपने एक नज़र से। चलिए इस तरह से क्वेश्चन का लेवल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, हम लोग समझते भी जा रहे हैं और समझाते भी जा रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। कहता है क्वेश्चन, यदि गोला है, ठीक है, गोला का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन, तो आयतन बराबर जो दे रखा मेरे भाई वाट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको यही सब पैटर्न पर चर्चा करना है। यदि ये सब का मालूमात रहेगा तो आसानी वे में से आप ऐसे एग्जाम के मैथ वाले पार्ट को आसानी में डील कर देंगे। भाई मेरे गोला है तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल दे रखा है, तो गोला का क्षेत्रफल जब देखते हैं, हम बनाना शुरू करते हैं तो गोला में देखते हैं, ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई 1386 है ना, 1386, और गोला का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। इतना काम तो कर लेंगे। अब 4 है, पाई का मान क्या देते हैं 22/7 आर स्क्वायर, आर इसके सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आर ज्ञात करेंगे। अब कटे तक काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। भाई मेरे 11 है, कहाँ 11 हो गया, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 11 दूनी 22 हो गया मेरे भाई, और 11 छके 66 हो गया। इस तरह से ये कर देगा, 11 दूनी क्या हो गया 22 हो गया, इससे काट देंगे। अब ये से काट दिया तो ये क्या हो गया, 2 छके 12 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। इतनी काम तो आप कर देंगे, 2 तिया 6। जब इतना काम आप कर दें तो अब देखें क्या कि आर स्क्वायर बराबर जो हो गया मेरे भाई ये 43 हो गया, और ये आपके सामने 7 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। इतनी बात समझें। थोड़ा सा 1 मिनट मैं ये बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भाई मेरे आप ध्यान दें कि 4 हो गया, 22 बटा क्या हो गया 7 हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये 1386 हो गया, है ना। तो अब देखें कि 11 दूनी क्या होता है 22 होता है, 11 एकम 11, 2 बच गया, 2 28 के रूप में बन गया, तो 11 दूनी 22 हो गया, 11 6 के क्या होता है 66 हो गया। इतनी बात तो समझ गए आप। चलिए जब इतना समझ गए तब हम क्या देखते हैं कि 2 से इसको 126 काटेंगे तो 2 छके 12, यहीं पर मिस्टेक हुआ था, 2 छके 12 और 2 तिया 6 होता है, ये कट गया। ठीक है, अब आर स्क्वायर बराबर है मेरे भाई ये आपको 63 हो गया, और ये आपको डिवाइड में है, उधर से इक्वल के उस साइड में गया तो मल्टीपल में हुआ, और ये आपके 4 के रूप में आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब प्रॉब्लम ना होना चाहिए तो 63 को लिखते हैं 7 9 63, और 7 तो पहले से इस वे में कर सकते हो बटा 4 आर स्क्वायर। इसलिए आर बराबर मेरे भाई ये पूरा जो है रूट के अंदर गया जाएगा 7 9 7 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 1 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, यानी 21 बटा क्या आ गया 2 आ गया, 21 बटा 2। यानी आर का जो वैल्यू आया 21 बटा 2 सेंटीमीटर जो त्रिज्या के रूप में है। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि इसका आयतन वॉल्यूम ज्ञात करें, तो आयतन के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो आइए भाई मेरे इसको भी डील करते हैं। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 है, आर क्यू का मतलब हो गया मेरे भाई कि 21/2 3 बार हो गया, 21/2 21/2, और ये क्या हो गया 21/2। ऐसे मेथड में सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कोई टेंशन नहीं। यदि फॉर्मूला पर पकड़ है तो आसानी से बना देंगे, बाकी कैलकुलेशन मेथड से। भाई मेरे 7 तिया क्या हो गया 21 हो गया, ठीक है, 3 एकम 3 भी इंड हो गया, ठीक है, 2 दूनी ये हो गया, 4 भी खत्म हो गया। इतनी बात समझ गया। 2 11 ये भी खत्म हो गया, इतनी बात समझ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं बच रहा है, यानी जितना इससे मल्टीपल के रूप में आएगा वही उसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। कोई भी 21 से 441 होगा, और फिर उसके बाद ये हम लोग क्या करेंगे उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो उसका आंसर होगा। ठीक है, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसानी वे में ऐसे मैथ को बनाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई बोझ आपको समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन याद रहे कि कैलकुलेशन पर पकड़ रहेगा तो आसानी से बन सकता है, कैलकुलेशन पर पकड़ नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। एक वृत्ताकार पहिया है, एक वृत्ताकार क्या है, पहिया है, और इसकी जो त्रिज्या है मेरे भाई 1.75 मीटर है। ठीक है, मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? क्वेश्चन कह रहा है 11 किलोमीटर की दूरी में कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, यानी इसमें पूछ रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, लेवल समझते हैं। चक्कर से रिलेटेड बात हो मेरे भाई तो आप जान लेना, लैंग्वेज पर आधारित प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले रूल ये कहता है, कहने का मतलब जो है कि यदि पॉइंट हम लोग वृत्त की परिधि पर चर्चा करें तो इस पॉइंट से शुरू हुआ और इसको जहां से शुरू करते हैं वही अंतिम होता है, तो उसकी क्या होता है, वही उसका क्या होता है, परिधि होता है, वही उसका क्या होता है, परिधि। यानी जितना उसका एनर्जी, जैसे कोई इंसान अगर जितना दौड़ा दो तो वह नहीं तक दौड़ सकता है जितना उसका क्षमता है, उसी तरह से यहाँ पर जब हम शुरुआती करते हैं तो लास्ट भी वहीं से होता है, जो दूरी तय करता है वही उसका परिधि कहलाता है। और परिधि जो है कोई भी एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वो 2 पाई आर, क्या दूरी के तय करता है, 2 पाई आर कहता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक चक्कर में जो दूरी तय करता है मेरे भाई 2 पाई आर, है ना। तो 2 हो गया 22/7 हो गया, और आर का जो मान है ऑलरेडी 1.75 है ना, मीटर है। तो इसको हटाएंगे तो ये आपको 100 आ जाएगा, ये पूरा जो रेशियो आएगा वो मीटर में आ गया, ये पूरा जो है मतलब कैलकुलेशन मेथड मीटर में आ गया। अब देखें 7 दूनी 14 हो गया मेरे भाई, 3 बचा, 7 5 35 हो गया, इतनी बात समझ गया। और 22 अब ये क्या करेंगे तो 25 चौके हम लोग क्या कर दें, 100 कर दें, और यहाँ पर देखें कि 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दूनी जब 4 हो गया तो 2 11 इतना हो गया, यानी 11 मीटर टोटल कैलकुलेशन किए। तो इसका जो है एक चक्कर में जो दूरी तय करता है 2 पाई आर के रूप में, लेकिन इसमें ऑलरेडी त्रिज्या का चक्कर था, चर्चा दे रखा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्ति किया कि 11 मीटर, कितना मीटर, 11 मीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 किलोमीटर में कितना चक्कर लगाएगा। तो भाई मेरे 11 मीटर की दूरी तय करने में पहिया जो है, पहिया एक चक्कर लगाता है, कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, इसलिए 1 मीटर की दूरी तय करने 1/11 चक्कर लगाएगा, है ना। 11 चक्कर का आपका जो ऑप्शन रहेगा चक्कर के रूप में रहेगा, इसलिए क्या बोल रहा है मेरे को भाई 11 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट देखें कि ये किलोमीटर में है, आपने जो निकाला वो मीटर में है, तो रूल ये कहता है कि किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 11 किलोमीटर यदि हम 1000 से गुना कर दें तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो इसलिए 11,000 इस तरह से मीटर की दूरी करने में, तो 1/11 गुने 11,000 ज्यादा लगेगा, तो 11 से 11 कट गया, यानी 1000 चक्कर जो है ये टोटल लगाएगा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यही इसका मेथड था, पहिया पर आधारित प्रॉब्लम इसी वे में आएंगे, कोई भी इससे डिफरेंट नहीं होगा। यदि ये कंसेप्ट को आपने मालूम कर लिया, ये कंसेप्ट पर पकड़ है आपका, तो मैं चैलेंज देता हूं मेरे भाई कि आप पहिए से रिलेटेड बात में कहीं पर कोई टेंशन आपको नहीं हो। ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। इस तरह से ये क्वेश्चन को भी हटाते हैं, आपको कंसेप्ट को माइंड में रखना है तो काफ़ी आसानी वे में क्वेश्चन समझेंगे। यदि कंसेप्ट से हट जाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा, जो परेशानी होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप कंसेप्ट पर ध्यान दें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि 7,000 रुपये के स्टॉक में 2% की दर आय होगी। क्या कहता है क्वेश्चन मेरे भाई, 70,000 है। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 70,000 रुपये, 70,000 रुपये के स्टॉक में 2% की दर पर
आय होगी, 2% की दर पर आय होगी। आइए हम बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई मेरे, 70,000 रुपया जो है वो दे रखा है, मतलब आपके पास जो पूंजी उस पर 2% है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि 70,000 का 2% हम निकाल लें, तो 2%, अब ये 70,000 हो गया और यहाँ पर 2 बटा क्या हो गया मेरे भाई 100 हो गया, इससे ये कट गया। अब 7 दूनी क्या हो गया मेरे भाई 14 हो गया, ठीक है। ये आपको इस तरह से इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। यानी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसका ऑप्शन के हिसाब से आप टिक आउट कर लेंगे, कोई भी तरह का इसमें टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो आप देख लें इसमें 70,000 के कितना है 1400 रुपये, कितना इसका आय कितना होगी 1400 रुपये होगी। ये आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन का लेवल में जान नहीं था। ऐसे क्वेश्चन स्टॉक से रिलेटेड कितना दर बोल रहा है, दर में जितना पूंजी उससे हम लोग परसेंट निकाल के जो आएगा उसकी आय आएगा। इस तरह से क्वेश्चन ये भी आपके सामने एंड हुआ, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है। यदि घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि घन की प्रत्येक